हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आरओईओ के सिलेबस में राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारे लगभग 10-15 टॉपिक हैं। तो उन सभी को एक एक टॉपिक को हम जो है पढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे जो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जो पहला टॉपिक है हमारा। तो उसके बारे में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहाँ से आप जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। हम जो है एकदम पीडीएफ से पढ़ेंगे। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि जो चीज़ें पीडीएफ में लिखी हैं अब जो है ये चीज़ें हमें आसान लगती हैं, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आप आरओईओ की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने राजस्थान का भूगोल पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो इसका जो इन क्लास का जो मकसद है, जो मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊँ, उसका मकसद ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो हमारे मन में डाउट रहता है कि यार मैंने कितना पढ़ा है, ये मैंने पूरा पढ़ तो लिया है ना, कुछ छूटा तो नहीं है। तो उन सभी डाउट्स को ये दूर करेगा कि भाई ये जो है इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा और कम समय में जो है आप एकदम पूरा जो टॉपिक है ये कवर कर लेंगे और आप जो है एक रिवीजन के तौर पर भी जो है इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए। सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ। तो देखिए, राजस्थान का नामकरण। तो सबसे पहले हम जो है, जो हमारा राजस्थान का जो ये भौगोलिक क्षेत्र है जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है, तो ये जो राजस्थान है इस क्षेत्र को पहले किस किस नामों से जाना जाता था। क्योंकि जो आज हम राजस्थान को देखते हैं, जो आज हम प्रशासनिक जो सीमा राजस्थान की देखते हैं, वो आज के दौर में देखते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं कि आज ऐसा राजस्थान आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर उत्तर में आपको गंगानगर, नीचे जो है बांसवाड़ा, तो ऐसा राजस्थान पहले नहीं था। पहले जो है इस जो ये भौतिक प्रदेश है, जो ये भौगोलिक क्षेत्र है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। अलग अलग नामों का मतलब ये है कि अलग अलग जो है टाइम पीरियड में जो है इसको, इस क्षेत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो ब्रह्मवर्त की अगर हम बात करूँ मित्रों, तो वैदिक काल में, जो हमारा वैदिक काल है 1500 BC से लेकर के 600 BC तक, इस वैदिक काल की हम बात करें तो इसमें इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में मित्रों दृष्टवती नदी, या फिर जिसको सरस्वती नदी जिसको कहते हैं, इसके प्रवाह होने का उल्लेख मिलता है। आपको पता ही होगा कि नदी तमा वगैरह इसको कहा जाता था और इसको सिंधु गंगा से भी पवित्र माना गया सरस्वती नदी को। ठीक है, माँ समान इसको माना जाता था। तो सरस्वती नदी का उल्लेख जो है वैदिक काल में देखने को मिलता है और वैदिक काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगली हम बात करें मरुकांतार की, तो इस शब्द का जो उल्लेख है मित्रों, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उस रामायण में जो है इस क्षेत्र को मरुकांतार कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई ये जो है राजस्थान ऐसा हमें कहाँ पर मिलता है। ये मरुकांतार, ब्रह्मवर्त, ये तो ठीक है, लेकिन जो आज हम कहते हैं राजस्थान, वो सबसे पहले हम इस शब्द का कहाँ पर प्रमाण मिलता है, तो एक हमें अभिलेख मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख जो है हमारा, ये अभिलेख शिलालेख है। तो बसंतगढ़ शिलालेख जो आपके 625 ईस्वी का है, तो बसंतगढ़ जो हमें शिलालेख ये सिरोही में मिला है, खिमल माता के मंदिर के बाहर बसंतगढ़ सिरोही में। तो उस शिलालेख में मित्रों राजस्थानिया द्वितीय इस शब्द का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं मित्रों राजपूताना। ये जो शब्द हैं ये किसने दिया है, तो इस शब्द का जो उल्लेख है जॉर्ज थॉमस ने किया है 19वीं सदी के प्रारंभ में। 88 ईस्वी के आसपास जो है जॉर्ज थॉमस ये आए थे, अंग्रेजों वहाँ से आए थे, मतलब एक तरीके से मैं बात करूँ तो ब्रिटेन से। तो ये जो है जॉर्ज थॉमस ये यहाँ पर सेवा करते थे। कहाँ पर? जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का जो है ये अंग्रेजी कमांडर था। और फिर जो है इसकी नियुक्ति जो है हमारे हरियाणा जो हिसार वाला एरिया है वहाँ पर इसकी नियुक्ति हुई थी। और इसने जॉर्ज थॉमस ने यह कहा कि जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके दक्षिणी क्षेत्र में रजवाड़ों का जो है, एक तरीके से मैं बात करूँ, या फिर राजपूता को जो है ये स्थल है, या फिर मैं कहूँ तो यहाँ पर राजपूत राजा यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसके कारण जो है जॉर्ज थॉमस ने इस दक्षिणी क्षेत्र को, हिसार के दक्षिणी क्षेत्र यानी जो राजस्थान का ये एरिया है, इसको इसने राजपूताना शब्द कहा था। हालांकि जॉर्ज थॉमस ने जो है राजपूताना शब्द खुद ने उल्लेख नहीं किया है। इसके ऊपर यानी जॉर्ज थॉमस का क्या अनुभव रहा है हमारे
भारत में। तो इसके ऊपर जो है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन ये पुस्तक लिखता है जॉर्ज थॉमस के अनुभवों के आधार पर, यानी उनके जो भी डायरी हैं उसके आधार पर। तो जॉर्ज थॉमस के अनुभवों के आधार पर जो है विलियम फ्रैंकलिन पुस्तक लिखते हैं, जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें जो है सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन हमें बताते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने जो है राजपूताना शब्द कहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये पुस्तक जो है 1805 में प्रकाशित होती है। अगली हम बात करते हैं राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। ये जो तीन शब्द हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, यानी आपको राजस्थान देखने को मिल रहा है। तो ये शब्द जो है सबसे पहले किसने जो है राजस्थान के इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए यूज़ किया है? तो इसमें जो नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने मित्रों अपनी एक काफ़ी प्रसिद्ध जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1829 में करवाया गया था। इस पुस्तक मित्रों इस भूभाग के लिए उन्होंने राजस्थान व रजवाड़ा जो है शब्द का उल्लेख किया था। और वहीं जो है इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसमें भी जो है हमें राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। फिर मैं बात करूं मित्रों 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है और इनकी पत्नी ने 1839 ईस्वी में जो है दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा, ये जो है इसको प्रकाशित करवाया गया था। इसमें भी जो है ऐसे हमें शब्द देखने को मिलते हैं। मुणोत नैणसी ने मित्रों अपनी रचना नैणसी ख्यात और वीर भाण, इसने राजरूपक लिखा, जो अभय सिंह और जो मैं बात करूँ अहमद खां के बीच जो है युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। तो राजरूपक और नैणसी ख्यात, इनमें भी जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि नैणसी ख्यात और राजरूपक को लिखने वाले दोनों ये मारवाड़ के राठौड़ राजाओं के जो है दरबारी विद्वान थे। तो इन्होंने जो है राजस्थान शब्द का जो यूज किया है ना, वो इन्होंने यूज किया है मित्रों बोली के लिए यूज, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बोली, जो भाषा यहाँ पर बोली जाती थी उसके लिए राजस्थान शब्द यूज किया है। कोई भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करते हुए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता, अर्थात राजस्थान शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जो है सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड को ही दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई मित्रों कुछ ऐसे स्रोतों की जहाँ से हमें जो है पता चलता है कि भाई इस भूभाग को क्या कहा जाता है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है मरुकांता, रामायण, ब्रह्मवर्त, वैदिक काल, राजस्थानी आदित्य, बसंतगढ़ शिलालेख, राजपूताना, जॉर्ज थॉमस एंड राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये हमारे कर्नल जेम्स टोड महोदय। लेकिन अब तो हमें वर्तमान राजस्थान को देखना है, जिसका राजस्थान नाम है और जिसकी जो है एकदम निश्चित प्रशासनिक सीमा है। तो इसकी हम बात करें मित्रों तो राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण, जिसमें जो है सबसे पहले जो 18 मार्च को तो हुआ था, हमारा 18 मार्च 1948 को तो फर्स्ट चरण हुआ था, जिसमें मत्स्य संघ बना था ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, सभी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जो है रियासतों को मिला करके। उसके बाद मित्रों 25 मार्च 1948 को जो है दूसरा चरण होता है राजस्थान के एकीकरण का, जिसमें हम बात करें तो हमारे पूर्वी राजस्थान में शब्द देखने को मिलता है। पूर्वी राजस्थान, उसके बाद तो संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान वगैरह शब्द आते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है एकीकरण के चरणों में राजस्थान शब्द का जो यूज हुआ था वो द्वितीय चरण में हुआ था। फिर हम बात करें मित्रों तो एकीकरण का छठा चरण, जिसमें जो है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को जो है वैधानिक मान्यता मिलती है। मित्रों राजस्थान शब्द को जो है वैधानिक मान्यता कब मिलती है? तो हमारे जो है 26 जनवरी 1950 को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद मित्रों हमारे जो राजस्थान, ये जो शब्द हैं जो आज हमें राजस्थान देखने को मिल रहा है, ये जो है अजमेर जब मिल जाता है हमारे राजस्थान में, इसके बाद हमें जो है ये वर्तमान राजस्थान देखने को मिलता है, जो अंतिम चरण होता है 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर फिर जो है राज्य के रूप में मान्यता मिलती है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी। आगे बात करते हैं। अब देखिए कि राजस्थान का परिचय, तो ये तो बात आप जानते ही हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये जो है आपको भारत दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम, तो इस एरिया में हमारा जो है राजस्थान विद्यमान है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य राजस्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल मित्रों 34 बाईस 39 वर्ग किलोमीटर है, जिसको आपको मील में भी याद रखना होगा, 1 32 1 39 इजी है, 34 बाई 39 भर्रा एंड 1 32 1 29। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है 10.41 है, 10.41 है, 10.41%, या फिर आप कह सकते हो कि 1/10वां भाग लगभग भारत का।
1 नवंबर 2000 को मित्रों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है राज्य के अलग होने से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। उससे पहले मध्य प्रदेश था, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ जो है छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों श्रीलंका से लगभग 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से जो है 3 गुना, इजराइल से 17 गुना एंड ब्रिटेन से जो है 2 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी के क्षेत्रफल के भी बराबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर का जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसके बाद 30, उसके बाद 28, तो आप याद रख सकते हो 38, 30, 28, 22, तो ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले कौन से हैं, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। ठीक है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। धौलपुर का है मित्रों 3034 एंड जैसलमेर का आपको याद रखना 38,401 और 3034। आगे देखिए, ये थोड़ा सा आपको तथ्य ध्यान रखना होगा कि राजस्थान जो है मित्रों जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, तो 8.9 गुना बड़ा है। ठीक है, एंड जैसलमेर जो है राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, तो 11.22% भाग है। राजस्थान मित्रों धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है, तो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो 112.8 गुना बड़ा है। धौलपुर राजस्थान का 0.89% हिस्सा है। जैसलमेर मित्रों धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, लगभग 13 और आप कह सकते हैं 12.66 गुना बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 7.9% हिस्सा है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है मित्रों, तो 0.25% है। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो 8.9 गुना 11.22, 112.8, 0.89 एंड 12.66 एंड 7.9 एंड 0.25, तो ये आपको आंकड़े सभी याद करने होंगे एक एक करके। राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 11.22% टोटल राजस्थान का है जैसलमेर। फिर बात करें 112.8 गुना बड़ा धौलपुर है, राजस्थान है धौलपुर से बड़ा, और धौलपुर जो है राजस्थान का 0.89 है। फिर जो है जैसलमेर कितना बड़ा है धौलपुर से, तो 12.66 एंड धौलपुर जो है जैसलमेर का 7.9% हिस्सा है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं राजस्थान की स्थिति एंड विस्तार। स्थिति का अर्थ ये हो गया कि राजस्थान जो है ग्लोब में कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर है, और हम बात करें तो एशिया में कहाँ से एशिया में किस दिशा में पड़ता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें स्थिति में आती हैं। और फिर हम स्थिति में ये भी देखते हैं कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश स्थिति कहाँ है, देशांतर की दृष्टि से किस गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध है या फिर पश्चिमी गोलार्ध है, तो इस प्रकार की कुछ शब्दावली आपको देखने को मिलती है स्थिति में। विस्तार की हम बात करें मित्रों तो इसको देखा जाता है कि चौड़ाई कितनी है, उस भूभाग की क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई है, क्या कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, तो इतना कुछ विस्तार में आता है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति देखें, अगर आपको देखने को मिलेगा तो इस प्रकार का ग्लोब होगा, और 0 डिग्री जो है यहाँ पर विषुवत रेखा ये इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती हैं, और ग्रीनविच रेखा इसको जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। तो इतना तो आपको पता है कि भारत यहाँ पर है और यहाँ पर भारत है, तो राजस्थान भी यहीं पर होगा। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया होगा कि अक्षांशीय दृष्टि से जो है राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय स्थिति के अनुसार जो है राजस्थान हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगली हम बात करें मित्रों तो आपने ईशान कोण, नैऋत्य कोण, ये आपने वायव्य कोण, आग्नेय कोण आपने पढ़ा होगा। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर हम बात करें तो ईशान कोण जो है, ईशान कोण इसको कहा जाता है, एंड वायव्य कोण इसको कहा जाता है, आग्नेय कोण इसको, और नैऋत्य कोण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ईशान कोण में जो है स्थित है। अगर हम ग्लोब में देखें तो राजस्थान हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होने का मतलब ये ईशान कोण में स्थित है। राजस्थान की मित्रों आकृति हम देखें तो राजस्थान आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जब भी कोई टीचर मैप बनाता है इसी प्रकार की वो आकृति बना देता है और यहाँ पर कुछ धूम धड़ाका निकाल देता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि राजस्थान की जो आकृति कुछ ना कुछ पतंग से मिलती है। तो ये इसकी आकृति विषम चतुष्कोणीय है।
चतुर्भुजाकार, विषम चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, और इस आकृति के बारे में सर्वप्रथम T.H. हैंडले मोदी ने बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। सबसे पहले अक्षांश विस्तार, उसके बाद हम देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, राजस्थान के जो है अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और आपने पढ़ाई होगा पृथ्वी ग्लोब, आप जिस ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर बीच में जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं जाते हैं। और फिर हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश बढ़ते हैं, और इधर की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है अक्षांश, यहाँ पर दक्षिण की ओर अक्षांश बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम बात करें अक्षांश किसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो है राजस्थान की यहाँ पर जो भारत है, वो भारत के जो है केंद्र से, जो भारत का भारत क्या है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से जो है पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थान है उसकी स्थिति जो है वो क्या कोण बनता है। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा है, और यहीं पर जो है बीच में हमारा क्या होगा, केंद्र है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जो कोर है उससे जो है किसी भी स्थान की स्थिति देखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर कोई स्थान है तो ये जो कोण बनता है ये भूमध्य रेखा, और इस यहाँ पर इस स्थान को जब हम पृथ्वी के केंद्र से मिलाते हैं तो ये कोण बनता है। तो जिस ये कोण बनता है उसी को हम जो है क्या कहते हैं मित्रों, अक्षांश कहते हैं। और फिर जो है एक प्रकार का जैसे जैसे जो कोण होगा, यानी एक प्रकार का कोण, जैसे कि 30 डिग्री का कोण सब जगह बन रहा है, ठीक है, तो उस 30 डिग्री अक्षांश पर जो भी स्थित है हमारे स्थान उसको मिला दिया जाता है तो एक रेखा बन जाती है जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो और अक्षांश से हम बात करें तो मित्रों उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता चलता है, भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। वहीं अगर हम देशांतर की हम बात करें तो देशांतर जो है समय के लिए बनाया गया है। ठीक है, देशांतर समय के लिए बनाया गया है। तो देशांतर की हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है देशांतर होता है हमारा। और ग्रीनविच रेखा जो है यहाँ पर 0 डिग्री इसको माना जाता है। और टोटल जो है 180 डिग्री हम बात करें तो 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है मानक रेखा माना जाता है। तो इधर से 180 डिग्री आ जाएंगे और फिर इधर से 179 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर संख्याओं के मामलों में भी झोल होता है। हालांकि जब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय अक्षांश देशांतर को हम विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए कि भाई अगर हम आपसे पूछ ले जाए कि अक्षांश कितने हैं टोटल, तो ये एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 करते हैं 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा जो है दक्षिणी ध्रुव पर, और जो है 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। तो ये 90 हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 180, और एक हमारा जो है कौन हो जाएगा 0 डिग्री। तो 181 तो टोटल हमारे क्या है अक्षांश है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रेखाओं की तो मित्रों आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक बिंदु के रूप में है। यहाँ पर कोई रेखा नहीं बन रही है, यहाँ पर एक वर्त बनता है, छोटा सा बिंदु बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार रेखाएं की अगर हम बात करें तो एक ये 0 डिग्री, और यहाँ पर ये 89, और यहाँ पर ये 89। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी रेखा हो जाएंगी। तो 89 की हम बात करें तो हो जाएंगे 178, और एक हमारा एक ये, तो इस प्रकार 179 हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और हम बात करें देशांतर की तो ये 0 डिग्री और उधर से 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 करके चले जाएंगे आप, तो उधर से 180 मिल जाए, 179 मिल जाएंगे आपको, इधर से 179 मिल जाएंगे। ठीक है, और एक ये 0 डिग्री और एक ये 180 डिग्री, तो टोटल 360 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें तो राजस्थान मैंने आपको बताया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार की पृथ्वी नज़र आती है। तो पृथ्वी जब आपको नज़र आती है तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन है हमारा, और यहाँ पर आपका एशिया देखने को मिल जाएगा। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, और यहाँ पर जो है एशिया है, ये हमारा भारत वगैरह है, और यहाँ पर जो है ब्रिटेन है, और ब्रिटेन से जो है ग्रीनविच रेखा होकर के गुजरती है, इधर अमेरिका वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान की जो स्थिति होगी तो क्या होगी। तो यहाँ पर जो है जो भी हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये उत्तरी अक्षांश होंगे, और अगर दक्षिण गोलार्ध में होता तो दक्षिण अक्षांश होता। और आपको पता है कि यहाँ पर कुछ जो है फेमस जो है हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसके बाद जो है 23.5 डिग्री में जो है उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री में जो है हमारी दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, और फिर जो है 66.5 डिग्री जो है एक अंटार्कटिक वर्त, और यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री जो है
आर्कटिक वर्त, और फिर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, और फिर यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। कुछ इस प्रकार के कुछ अक्षांश रेखाएं फेमस हैं। तो भारत की सॉरी हम राजस्थान की हम बात करें मित्रों, तो राजस्थान में जो है अगर हम बात करें, ये हमारे इस प्रकार का राजस्थान है, जहाँ पर पूर्व में जो है पूर्व में हमारा धौलपुर वगैरह है, एंड पश्चिम में हमारा जैसलमेर है, और दक्षिण की हम बात करें तो बांसवाड़ा है, एंड उत्तर की हम बात करें तो गंगानगर है। तो इस प्रकार अगर हम हम भारत के संदर्भ में हम जब हम राजस्थान को देखते हैं तो उत्तरी पश्चिमी में हमारा राजस्थान है। और यहाँ पर जो है राजस्थान में जो है अक्षांश की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है हमारा राजस्थान। और हम बात करें तो जो हमारा अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार जो भी यहाँ पर होगा कि जो देशांतर होगा वो पूर्वी देशांतर ही होगा, और जो अक्षांश होगा वो हमारा उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो राजस्थान में यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत में जो कर्क रेखा है, या फिर भारत का अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखते हो तो 8 डिग्री 4 यानी मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 होता है, और वैसे हम बात करें तो 6 डिग्री समथिंग होता है। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 समथिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है टच करती हैं, जो अक्षांश टच करता है यहाँ पर, अक्षांश रेखा जो टच करती हैं। और भारत में जो है कर्क रेखा की हम बात करें तो मध्य से होकर गुजरती हैं। और कर्क रेखा जो है मगर जपटा के मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर जो है झारखंड, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा। तो इस प्रकार हमारी कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल। ये तो होंगे 6 राज्य। और फिर यहाँ पर त्रिपुरा, और फिर यहाँ पर मिजोरम, अन्नाममी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, फिर मिजोरम। तो यहाँ इस प्रकार की हमारे जो है कर्क रेखा गुजरती हैं भारत से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 0 डिग्री जो हमारा विषुवत रेखा है उससे लेकर के 23.5 डिग्री कर्क रेखा के मध्य जो है हमारा जो ये जोन है, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं हम इसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा स्थिति, 1 मिनट, जो हमारा ये ग्लोब है, शायद इसमें जो है इंक्लूड मैंने नहीं किया है। ठीक है, 1 मिनट पहले इधर चल कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये चित्र नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगा। तो ये हम इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो है ऊपर जो हमारा हम बात करें, ये जो है 23.5 डिग्री के उत्तर में है, तो इसको हम उपोष्णकटिबंधीय कहेंगे, उपोष्णकटिबंधीय कहेंगे। और ऐसा ही जो है यहाँ पर नीचे होता है, दक्षिणी अक्षांशों में होता है। और हमें जो राजस्थान के बारे में पढ़ना है तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हम उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें। फिर जो है वैसे तो हम उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और फिर शीत कटिबंध में ही इसको विभाजित करते हैं। लेकिन फिर हम जो है क्या होता है कि हमारी ये जो भूगोल वेता है, ये 23.5 डिग्री से लेकर के 30-40 डिग्री के मध्य जो है मित्रों, इसको उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, जिसको उपोष्णकटिबंधीय ये लोग कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का अधिकांश भाग आपको देखने को मिल गया होगा कि ये जो है उपोष्णकटिबंध में आता है। केवल आप बांसवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दीजिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई हमारे जो है कर्क रेखा गुजरती है। मैं आगे सब कुछ बताऊंगा आपको, कितने कुछ लंबाई है, कहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, तो बांसवाड़ा को आप छोड़ दीजिए, बांसवाड़ा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी के जो है कर्क रेखा और मकर रेखा और यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा, इस क्षेत्र के बीच हमारा जो है सूर्य घूर्णन करता रहता है। मतलब सूर्य जो है अपनी जो रेखाएं हैं वो सीधी यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सूर्य आता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार जो सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन वगैरह होता रहता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कर्क रेखा के इधर की ओर है हमारा बांसवाड़ा, तो यहाँ पर जो है सूरज अपनी जो है सीधी किरणें पड़ती हैं जब यहाँ पर कर्क रेखा के ऊपर सूरज होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर इधर समझ में आई होगी। तो चलिए फिर हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये जो है आपको इस प्रकार का हमारा जो है राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर देखिए राजस्थान की अगर हम जिलों की बात करें तो ये सब कुछ हम आगे देखेंगे कि कितने जिले हैं, कब कब बने। तो 33 जिले हमारे हैं और 7 संभाग हैं। तो यहाँ पर आपको जिले देखने को मिल रहे हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो उत्तर की ओर हैं, और सबसे उत्तरी बिंदु पर हमारा जो है गंगानगर है। और वहीं आपको दिखाई दे रहा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये दक्षिणी में है। और सबसे दक्षिण बिंदु पर हमारा जो है कौन है, बांसवाड़ा है। सबसे पूर्वी की हम बात करें तो धौलपुर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी पिन के रूप में उभरा हुआ है। और इधर पश्चिम की हम बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा जैसलमेर। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा उत्तरी जो अक्षांश होगा, जो सबसे उत्तरी होगा, वो अक्षांश हमारा जो है बांसवाड़ा से गुजरेगा। और जो है पूर्व वाला की हम बात करें, जो उधर की ओर होगा, जो पूर्व की जो उत्तर की ओर होगा, उत्तरतम बिंदु की ओर होगा, यानी जो हम बात करें ये गंगानगर में, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गंगानगर से गुजरेगा अक्षांश। तो इतना तो पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जो 23 डिग्री 3 है, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 5 की हम बात करें तो ये तो यहाँ से गुजरेगा। 23 डिग्री 5 हमारा जो है, ये देखो डूंगरपुर की सीमा को छूता हुआ बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरेगा। और यहाँ से गुजरती है मित्रों 23.5 डिग्री अक्षांश। ये देखिए 23 डिग्री 3, सॉरी 23.5 डिग्री नहीं, 23 डिग्री 3 मिनट, ये मिनट का अर्थ होता है और 2 ये सेकंड का अर्थ होता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारा जो है सबसे दक्षिणी में है। ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो गंगानगर। और गंगानगर से जो अक्षांश गुजरता है वो है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 हमारा जो है ये अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। देशांतर की हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर देखें कि आपको राजस्थान में पश्चिमी आपको ये जैसलमेर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसलमेर से गुजरेगा तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17, ये आपको यहाँ पर धौलपुर दिखाई दे रहा होगा। तो 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये जो है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और यहीं से जो है समय और सूरज, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से हो जाता है, यानी सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, जब सूर्य उगता है तो हमारा धौलपुर में दिखाई देगा, और फिर जो है पश्चिम में जैसलमेर में दिखाई देगा। और यहाँ पर समय का भी डिफरेंस आता है, लेकिन इतना नहीं आता, कुछ मिनटों में आता है। क्योंकि एक जो है 1 डिग्री अक्षांश में जो फर्क आता है उसका मतलब ये होगा 4 मिनट हो गया। ठीक है, आगे देखिए। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, इसकी कितनी जो है यहाँ पर लंबाई आपको देखने को मिलेगी, तो 826 किलोमीटर आपको देखने को मिले। जब आप यहाँ से जो है गाड़ी में बैठेंगे और सीधा सीधा जो है आप कहाँ पर जाएंगे, सीधा सीधा आप जो है गंगानगर जाएंगे, एकदम गाड़ी इधर से उधर नहीं करेंगे, तो फिर आप 826 किलोमीटर पाओगे इसकी दूरी। और यहाँ पर हम बात करें इसकी कितनी है, तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु की हम बात करें मित्रों, तो उत्तरतम बिंदु हमने देखा था कौन सा, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर जो है गंगानगर में एक जो है गांव है जिस गांव का नाम है कोणा गांव। ठीक है, कोणा गांव। और यहाँ पर आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है बांसवाड़ा में एक जो है गाँव है बोरकुंड गांव, जो हमारे कुशलगढ़ तहसील में है। और ये कोणा गांव ये गंगानगर तहसील में है। यहाँ पर मित्रों गंगानगर के नाम पर ही गंगानगर एक तहसील है, जिले के नाम पर ही तहसील है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अक्षांशीय विस्तार के संबंध में। और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव एंड दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार टोटल कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट है, 1 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो है चौड़ाई कितनी है मित्रों, तो 869 किलोमीटर है। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान जो है इस प्रकार जो है ज़्यादा, यहाँ पर जो है ज़्यादा चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। तो ये आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। 869 826। राजस्थान का जो है पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर तो मित्रों कटरा गांव है। कौन सा गांव है, कटरा गांव है। और ये जो है सम तहसील में है। और यहाँ पर हम बात करें 78 डिग्री 17 मिनट जो गुजरता है वो सिलान गांव से गुजरता है, जो राजा खेड़ा तहसील में है। ठीक है, तो जो धौलपुर से। आगे बात करते हैं। अगली हम बात करें मित्रों तो उत्तरी अक्षांश, इसे जो है 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री होगा, 23 डिग्री 5 सही 23 डिग्री 30 मिनट। तो 23.5 डिग्री मित्रों इससे जो है कर्क रेखा कहते हैं।
और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों मगरमच्छ जपटा यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चीखली गांव, कहाँ से? चीखली गांव, जो हमारा सिमलवाड़ा तहसील है। तो डूंगरपुर जिले के तो चीखली गांव जो सिमलवाड़ा तहसील को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से जो कुशलगढ़ उससे होकर के गुजरती हैं, अर्थात ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा की मित्रों राजस्थान में कुल लंबाई की हम बात करें तो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि राजस्थान का 99% जो है क्षेत्रफल वो कर्क रेखा के उत्तरी भाग यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो जलवायु आएगी वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। सूर्य की सीधी किरणें मित्रों कर्क रेखा पर पड़ती हैं और कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से। तो बांसवाड़ा में जो है सबसे पहले या फिर सर्वाधिक जो है सीधी किरणें गिरती हैं, पड़ती हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर यानी बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें उसी पर गिरेगी जो उत्तरी ओर होगा। तो तिरछी किरणें जो है मित्रों हमारे गंगानगर में पड़ती हैं। कुशलगढ़ में मित्रों 21 जून को सूर्य की किरणें एकदम कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को आपको पता है कि सूर्य जो है होता हमारा कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। और जो 21 जून को होता है और फिर हमारा 22-23 सितंबर को होता है। और फिर यहाँ पर हम बात करें तो आपको यह डेट तो पता ही होगी 21 जून की, समथिंग 21 मार्च या फिर 22 मार्च जो होता है, ठीक है। एंड फिर हम बात करें तो 22-23 सितंबर होता है या 21 सितंबर और एक हमारा 22 दिसंबर, ठीक है। तो 21 मार्च की हम बात करें, 21-20 मार्च जो है यहाँ पर जो है जो हमारी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इस पर सूर्य सीधा चमकता है। और फिर जो है उत्तरायण होता है यहाँ से 21 मार्च से। और फिर यहाँ पर जो है मित्रों कर्क रेखा पर जो है सीधा चमकता है, ठीक है, 21 जून को। फिर से मित्रों क्या होता है कि सूर्य का यहाँ इधर की ओर वापस आता है और फिर कर्क रेखा पर जो है सितंबर में सीधा चमकता है। और फिर मित्रों यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, दक्षिणायन हो जाता है। और फिर जो है मित्रों 22 दिसंबर के बाद जो है हमारा 22 दिसंबर के बाद 22 मार्च को जो है फिर वापस कर्क रेखा पर चमकता है। और फिर यहाँ पर आता है आगे फिर 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है। तो इस प्रकार जो है सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। तो कर्क रेखा से जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती जाती हैं। माही नदी मित्रों कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती हैं, इसलिए इसे जो है राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। आपने जो है नाम सुना होगा कांगो जायरे नदी का, लिम्पोपो नदी का और माही नदी का। ये जो है कुछ ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा और हमारी जो विषुवत रेखा को 2 भागों में बांटती है। और राजस्थान से जो है हमारी माही नदी गुजरती हैं जो मेहंद झील मध्य प्रदेश से जो है मतलब उद्गम होती हैं। फिर यहाँ पर बांसवाड़ा के खांदू गांव में जो ये राजस्थान है नीचे खांदू गांव से प्रवेश करती हैं बांसवाड़ा में। और फिर यहाँ पर इस प्रकार की बहती हुई ये जो है वापस जो है गुजरात में चली जाती हैं और यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इधर से जो है काटी कर्क रेखा को माही नदी और इधर से एक बार और काटेगी, तो 2 बार जो है इसको काटती हैं और राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको कहा जाता है। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें मित्रों गंगानगर में पड़ती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होनी है क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। राज्य में दिन व रात की अवधि बराबर जो है कब होती है मित्रों? तो 21 मार्च व 23 सितंबर को बराबर होती हैं। जैसलमेर तथा धौलपुर में सूर्योदय का अंतर मित्रों लगभग 36 मिनट का होगा। यह सबको सोना ही है, मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 47 मिनट है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 47 को जब आप 4 से गुना करोगे, क्योंकि 1 डिग्री में 1 डिग्री दशांतर का मतलब ये हो गया 1 डिग्री अगर 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 8 चौक 32 और फिर 47 मिनट वगैरह हैं तो 36 इस प्रकार कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 36 मिनट का जो होता है तो जैसलमेर तथा धौलपुर में सूर्योदय का अंतर, तो ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। 36 और 26 आपने पहली बार सुना होगा कि कर्क रेखा की लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर और अंतर कितना है मित्रों, तो हमारा जो है 36 मिनट का होता है। जैसलमेर धौलपुर में सूर्योदय का अंतर, इसका मतलब ये हो गया कि समय में भी अंतर होगा कि वहाँ पर अगर 1 बजी होगी अगर वहाँ पर, ठीक है,
और उधर जो है उसमें जो है फ़र्क आ जाएगा जैसलमेर में टाइम में। तो सर्वप्रथम जो है सूर्योदय व सूर्यास्त मित्रों कहाँ पर होता है, धौलपुर जिला में होता है, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व से उगता है और पश्चिम में जो है अस्त होता है। तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय होता है, सूर्य व सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव मित्रों कौन सा है, तो गंगराना गांव है जो नागौर में है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये देख पा रहे होंगे आप राजस्थान का कुछ इस प्रकार का मैप। तो ये जो है राजस्थान में एकदम देखो, यहाँ पर हमारा नागौर एकदम बीच में है। लोग भले ही कहते हैं राजस्थान का हृदय अजमेर को, लेकिन सबसे बीच में जो हमारा जिला है वो नागौर है। और नागौर के एक गांव है गंगराना गांव, जो मध्यवर्ती भाग है, एकदम मध्यवर्ती भाग है कि इधर हम 826 869, फिर हम इसको पूरा पतंगाकार मान करके एकदम मध्यवर्ती बिंदु पर हम टिक करेंगे ना, तो गंगराना गाँव पड़ेगा। और मेरे गाँव से थोड़ा सा ही दूर है, मैं नागौर का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर विस्तार की हम बात करें, स्थिति के बारे में चर्चा कर ली एकदम विस्तार से। अब यहाँ पर विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चा, अब क्या हो गया, तो हम राजस्थान के विस्तार की विस्तार से चर्चा करते हैं। विस्तार का मतलब ये हो गया कि राजस्थान की जो है जो जिले हैं और जो सीमाएं हैं, यहाँ पर विस्तार का सीधा अर्थ हो गया सीमा। कि जो आप राजस्थान देख पा रहे हो, ये राजस्थान, इस राजस्थान की जो ये प्रशासनिक सीमा है, इस सीमा पर जो जिले हैं, इन जिलों की किन राज्यों के साथ और किस देश के साथ इसकी सीमा लगती हैं। अंतर्राज्यीय सीमा होती हैं और एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती हैं। ठीक है, जो हमारा लैंडलॉक जो हमारा राज्य होगा उसकी तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगेगी, और जो भारत के या फिर किसी देश की सीमा पर जो होता है उससे मित्रों किसी देश की सीमा लगती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम राजस्थान की हम बात करें तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ब्यौरा ले हमें राजस्थान का। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा जो है राजस्थान है। ये कुछ आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का हमारा राजस्थान है। अब मैं आपको एक एक करके जिलों के नाम बताता हूँ। हालांकि मैं अब आगे पढ़ाऊंगा जिलों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में हमें पूरा राजस्थान को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि ये जो है हमारा कुछ इस प्रकार का राजस्थान है। एक मिनट, इसको वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही दिखता होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पूर्व की हम बात करें तो यहाँ पर हमें धौलपुर देखने को मिलता है, पश्चिम में जो है जैसलमेर, और दक्षिण में जो है बांसवाड़ा, और उत्तर की हम बात करें तो गंगानगर। ये आपको छोटी सी टोकी दिखाई दे रही होगी ना, ये तो ये गंगानगर। तो ये 4 जिले तो आपको पता ही है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये 3 साथ में आते हैं। जालोर, सिरोही, पाली, ये 3 साथ में आते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये साथ में आते हैं। और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये साथ में आते हैं। ये मेवाड़ का एरिया है। एक एक करके मैं आगे पढ़ाऊंगा आप, वैसे मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, वो सब हम चीज़ें देखते रहेंगे। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये साथ में आते हैं, और इस प्रदेश को हम योदेय के नाम से जानते हैं मित्रों, योदेय। ठीक है, योदेय जनपद है यहाँ पर। जैसलमेर, इसको हम मांड क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बीकानेर, जिसको हम जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। बाड़मेर, जहाँ पर मालानी के नाम से जानते हैं हम इसको। जालोर, ठीक है, जालोर, और फिर गोडवाड़ क्षेत्र है ये। सिरोही, ठीक है, अरबुद क्षेत्र हम इसको कहते हैं। पाली, ये क्षेत्र है हमारा। जोधपुर, ये मारवाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। नागौर, जोधपुर, ये मारवाड़ है। अजमेर भी इसमें आ जाता है थोड़ा सा। और उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़ का एरिया है हमारा। ठीक है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ थोड़ा सा एरिया, ये जो उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा को विशेषकर वागड़ कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रतापगढ़ एरिया, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के एरिया को हम कांठल कहते हैं। और यहाँ पर मेवल भी है। ठीक है, कोठा, झालावाड़ एंड बारा, बूंदी, ये जो है यहाँ पर हाड़ौती का पठार हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र इसको कहते हैं। चौहानों की जो हाड़ा शाखा है वो शासन करती थी यहाँ पर, तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है हाड़ौती। एंड चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसको हम जो है विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। एंड जयपुर, दौसा वाला जो एरिया है, टोंक वाला थोड़ा सा एरिया, इसको हम जो है ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अलवर, भरतपुर वगैरह और थोड़ा सा जयपुर वाला एरिया भी आ जाता है। अलवर जयपुर का जो एरिया आता है उसको मत्स्य कहते हैं, थोड़ा भरतपुर का भी एरिया आ जाता है। एंड धौलपुर, भरतपुर, इसको हम बर्ज क्षेत्र भी हम कहते हैं। एंड करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, यहाँ पर जो है डांग क्षेत्र भी आता है। तो इस प्रकार का हमारा कुछ इस प्रकार राजस्थान दिखाई देता है मित्रों। अब यहाँ पर आपको पता चला होगा कि कुछ जो है जिले यहाँ पर सीमा पर मौजूद हैं।
ये जो आपको राजस्थान की सीमा दिखाई दे रही होगी, ये हमारी जो है राजस्थान की सीमा है। ठीक है, ये राजस्थान की सीमा है भाई, ये किसी और की सीमा नहीं है, ये राजस्थान की सीमा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए कि राजस्थान की हम बात करें मित्रों, तो मैंने आपको बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में राजस्थान है। और उत्तर पश्चिम में आपको पता है कि एक देश है हमारा, पाकिस्तान देश है, जो भारत से ही जो है निकल कर बना है। तो पाकिस्तान की हम बात करें तो ये यहाँ पर हमारा पाकिस्तान देश है। और इधर हम बात करें तो भारत में मित्रों 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं। यहाँ पर देखिए पंजाब, ये हरियाणा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों से जो है सीमा लगती है राजस्थान की। और एक हमारा जो यहाँ पर देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सीमा लगती है हमारी राजस्थान से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए मित्रों, ये जो है कुछ हमारे यहाँ से इस प्रकार ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर जो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपको अगर मैं इसको यहाँ से हम पूरा डिलीट कर दूँ तो ये बचेगा सारा, और ये बचकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। अब यहाँ पर जो है हमें जो है एग्जाम की दृष्टि से याद रखना होता है कि कितनी सीमा किसके साथ क्या लगती है, कितनी लगती है, कौन सा जिला लगता है। तो ये बातें हमें जो है इस विस्तार में पढ़नी है। तो देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार का राजस्थान है, और राजस्थान की जो है हमने सीमा हमें देखनी है। और राजस्थान की जो है सीमा को हमने दो भागों में बांट दिया है। दो भागों में बांटना ही था, क्योंकि एक देश की सीमा जो है राजस्थान से जो लगती हैं, और कुछ राज्यों की सीमा लगती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती हैं, और अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है मित्रों, तो हमारे जो है पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती हैं, इसकी टोटल जो है लंबाई है मित्रों 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पर हिंदुमल कोट जो गंगानगर में है, यहाँ पर अगर आप कार में बैठोगे और फिर यहाँ से सीमा पर ऐसे चलते हुए चलते आओगे, तो यहाँ पर आते आते आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बाखासर तक आते आते मेरे जो हैं गाड़ी में जो अभी किलोमीटर बता रहे हैं, वो टोटल किलोमीटर बता रहे हैं 1070 किलोमीटर। तो इस प्रकार 1070 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, यानी पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी सीमा लगती है। अगर आप यहाँ पर जो ये जो है गंगानगर वाला एरिया, हिंदुमल कोट से बैठ करके यहाँ से आप ऐसे ऐसे चलते रहेंगे सीमा पर अपनी कार, मोटरसाइकिल जो भी हैं चलाते रहेंगे। फिर यहाँ पर आप बाखासर आओगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है मेरी कितनी हो गई, गाड़ी जो बता रही है किलोमीटर, वो बता रही है हमारी कितनी बता रही हैं, 4850 किलोमीटर बता रही हैं। तो आपने 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर को जोड़ देना है। तो हमारा 1070 और 4850 टोटल मिलकर के बनाएंगे 5920। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान की औकात कितनी है, तो 5920 की औकात है। ठीक है, इतना बड़ा हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे राजस्थान की सीमा है। अब हम एक एक करके सीमा को पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करें मित्रों, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, इस सीमा का नाम है मित्रों रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन जो रेखा ये चीन के साथ है, और रेड क्लिफ रेखा ये हमारी पाकिस्तान के साथ है। इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण मित्रों ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर किया गया था। रेडक्लिफ रेखा की हम बात करें मित्रों, तो रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो रेडक्लिफ रेखा पर जो है भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात एंड राजस्थान एंड पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, आगे देखिए। 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। रेडक्लिफ लाइन की कुल लंबाई मित्रों 3323 किलोमीटर है, जिनमें से राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, यानी कि कुल रेडक्लिफ का 1/3 भाग राजस्थान के साथ संलग्न है। रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला हम गंगानगर को मानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है रेडक्लिफ रेखा है, तो गंगानगर 4 जिलों से जो है गुजरती हैं। यहाँ पर हम बात करें तो हिंदुमल कोट है, यहाँ से लेकर के बाखासर बाड़मेर में, यहाँ तक जो है हमारी रेडक्लिफ रेखा है। और इस रेखा पर मित्रों 4 जिले आते हैं। गंगानगर आता है, बीकानेर एंड जैसलमेर एंड हमारा बाड़मेर। ठीक है,
और गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर की पाकिस्तान के जो सात सीमा लगती हैं वो 210 किलोमीटर लगती हैं। बीकानेर की मित्रों 168 किलोमीटर लगती हैं। एंड जैसलमेर की 464 किलोमीटर। एंड हमारे जो है बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया होगा कि जैसलमेर के साथ सर्वाधिक सीमा, उसके बाद जो है बाड़मेर की, उसके बाद गंगानगर की और उसके बाद बीकानेर की। बीकानेर की हम बात करें मित्रों तो आपको जो है देखो कि अगर हम बात करें ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इस रेखा से जो है सर्वाधिक दूर स्थित जो है जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बाड़मेर हमारा इतना सा है दूर और जैसलमेर इतना सा है। ठीक है, बीकानेर आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आता है बीकानेर। एंड गंगानगर की हम बात करें तो एकदम नज़दीक है। तो रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक में जो है हमारा जिला मुख्यालय जो है वो गंगानगर है और दूरतम जो है जिला मुख्यालय वो बीकानेर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो राजस्थान के तो पता चल गया होगा कि भाई 4 जिले जो आते हैं और एक एक करके हमने देख ली उसकी लंबाई कितनी कितनी जो है ये रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मित्रों तो कौन कौन से आते देखिए, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट, थार पारकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जिले आ जाते हैं। ठीक है, तो 9 जिले जो हैं हमारे कौन से आ जाते हैं, हमारे पाकिस्तान के आ जाते हैं जो भारत के साथ राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये 3 आप याद कीजिए, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। उसके बाद घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट, थार पारकर। तो बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं जो कि निम्नलिखित है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 सर्वाधिक हैं और बाड़मेर 228 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर है तथा सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय वो बीकानेर है। गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक मुख्यालय जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है, वह सबसे दूर जो है जिला मुख्यालय धौलपुर है। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई हनुमानगढ़ ही होगा। यहाँ पर अगर हम देखें मतलब जो ऐसे ज़िले जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करते उनमें से जो है कौन सा जिला मुख्यालय जो है उस हमारी रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक है, तो गंगानगर और ये हनुमानगढ़। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है नज़दीक हनुमानगढ़ है, मतलब गैर सीमा लगाने वाले जो सीमा नहीं लगा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उन जिलों में कौन सा ऐसा जिला मुख्यालय है जो हमारा उस रेड क्लिफ रेखा से दूर है। और सबसे दूर हमारा धौलपुर हो जाएगा जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इतना सारा जो है आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंस। आगे बात करते हैं रेड क्लिफ पर मित्रों पाकिस्तान के 9 जिले स्थित हैं। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है उसके तो 3 जिले आ जाएंगे, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। और सिंध प्रांत के मित्रों 6 जिले आ जाते हैं, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट व थार पारकर। राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने आपको बताया था बहावलनगर जो गंगानगर और बीकानेर तक आ जाता है। एंड न्यूनतम सीमा जो है उमरकोट बनाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप, और इसमें जो है कि ये यहाँ से जो है यहाँ से लेकर के इतना यहाँ पर हमारा कौन सी सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब किसी न किसी राज्य के साथ सीमा लगती हैं। कितने राज्य हैं, तो पंजाब हो गया एंड हरियाणा हो गया, ये 2, यूपी 3 और मध्य प्रदेश 4 एंड गुजरात 5। तो 5 राज्य जो हैं हमारे राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। तो ये तो आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले। अब देखिए अंतर्राज्यीय सीमा, तो गंगानगर जो जिला है मित्रों वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। जयपुर भी किसी न किसी आदमी को लगता है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करेगा क्योंकि ये एकदम बीच में होगा, मतलब ये हमारा एक ऐसा जिला है जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, यानी बॉर्डर इसकी नहीं बनती है किसी राज्य के साथ, ऐसा नहीं है। जो जयपुर है इसका थोड़ा सा भाग इस प्रकार निकला हुआ है। ठीक है, ये भाग, तो इसके कारण जो है मित्रों ये
सीमा साझा करेगा हरियाणा के साथ। तो चूरू, झुंझुनू और जयपुर, उसके बाद अलवर आ जाएगा, फिर भरतपुर और सीकर भी आता है, ठीक है। सीकर, ये तीनों आ जाएंगे, चूरू, झुंझुनू, सीकर एंड जयपुर। एक मिनट, ये तीनों जिले आ जाएंगे और फिर जो है जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, भरतपुर आ जाएगा और फिर हमारा धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर और फिर कोटा, ठीक है। कोटा यहाँ से देखिए सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। फिर बारां, फिर झालावाड़, बारां, झालावाड़, बूंदी किसी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। झालावाड़, उसके बाद हमारा जो आ जाएगा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी चित्तौड़गढ़ है और यहाँ पर भी चित्तौड़गढ़ है। फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर, पाली नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर हमारा बाड़मेर, बाड़मेर और गंगानगर दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों दोनों सीमा साझा करते हैं। अब देखिए कि कौन कौन सा जो है राज्य कितने सीमा साझा करता है। तो पंजाब की हम बात करें मित्रों तो ये 89 किलोमीटर सीमा साझा करेगा। हरियाणा की हम बात करेंगे तो हरियाणा जो है 1200 समथिंग 1200 किलोमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट, हाँ 1262, ठीक है, 1262 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 877 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कितना है, 1600 किलोमीटर है। और गुजरात की हम बात करें तो 1022 किलोमीटर। ये इतने सीमा साझा करते हैं और टोटल कितना हो जाएगा, 4850। अब देखिए कि कौन कौन सा जो है राजस्थान का कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ मित्रों ये पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं और 89 किलोमीटर हैं। और पंजाब के दो जिले हैं फजीलका और मुक्तसर साहिबा। तो फजीलका और मुक्तसर साहिबा ये जो हैं दो जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं जो पंजाब के हैं। अगली हम बात करें मित्रों हनुमानगढ़, ये पंजाब के साथ सीमा साझा भी करेगा और हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर और जयपुर और अलवर, ठीक है, और हमारा भरतपुर। ये देखिए आप यहाँ पर चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो ये हमारे कितने जिले हो जाएंगे, गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले जो हैं हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की तो कितनी सीमा लगती हैं, तो 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे, आप देखेंगे तो ये हमारे 7 जिले आ जाएंगे, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात। इनकी सीमा जो है हमारे राजस्थान के साथ लगती हैं। फिर यूपी आता है, उसकी सीमा जो 877 किलोमीटर लगती हैं, जो केवल भरतपुर और धौलपुर की ओर लगती हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं एमपी की, जो 1600 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं राजस्थान के साथ, जो स्टार्ट होती है धौलपुर से, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर बारां, फिर हमारा झालावाड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और फिर हमारा बांसवाड़ा। डूंगरपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है हमारा मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश ये कहाँ गया, हाँ, तो मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से हैं, तो धौलपुर आ जाएगा, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, और हाँ भीलवाड़ा मैं भूल गया, थोड़ा सा निकलेगा वहाँ पर, तो प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। तो ये आप देख पा रहे हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे भीलवाड़ा इधर से, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। अगली हम बात करें गुजरात की तो 1022 किलोमीटर हैं। और कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं, तो उसमें हम बात करें तो हमारा आ जाएगा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर आ जाएगा, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर और फिर हमारा बाड़मेर। तो ये जो है इतने ज़िले हमारे गुजरात के साथ आ जाते हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर व बाड़मेर, 6 जिले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो जिले हैं हमारे, जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमारा आ जाएगा मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, अगरमालिया एंड रतलाम एंड झाबुआ। तो ये हमारे जो हैं जिले आ जाएंगे जो मध्य प्रदेश के हैं। गुजरात के कौन कौन से हैं, गुजरात के भी 6 जिले हैं। यहाँ पर हम बात करें दाहोद, माहीसागर एंड अरावली, साबरकांठा एंड बनासकांठा एंड कचकारण, ये जो हैं 6 जिले गुजरात के आ जाते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं।
अंतर्राज्यीय सीमा, ये आपको पता चल गया सारा कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, अब अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान राज्य की जो है स्थलीय सीमा मित्रों 5 राज्यों के साथ लगती हैं। राज्य और राजस्थान के संदर्भ स्थिति देखते हैं। पंजाब की हम बात करें तो उत्तर की ओर है, हरियाणा उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर प्रदेश जो है पूर्व की ओर है, और मध्य प्रदेश जो है दक्षिण पूर्व है, और गुजरात की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम की ओर है। पंजाब राज्य ये राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा जो है साझा करता है, जो 89 किलोमीटर है। गंगानगर व हनुमानगढ़ पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के 2 जिले हैं। गंगानगर जो है पंजाब के साथ सर्वाधिक और हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा साझा करता है। पंजाब के 2 जिलों की सीमा मित्रों राजस्थान के साथ लगती हैं, जो हैं फाजिल्का और मुक्तसर साहिब। और फाजिल्का की न्यूनतम लगती है और मुक्तसर साहिबा की अधिकतम लगती है। हरियाणा राज्य की हम बात करें तो 1262 किलोमीटर जो है इसकी सीमा साझा करता है हरियाणा और राजस्थान दोनों आपस में। राजस्थान के 7 जिले, हरियाणा के भी 7 जिले हैं। राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर एंड अलवर एंड भरतपुर। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, एंड हमारा जयपुर न्यूनतम। जयपुर इतना सा था जो बाहर निकला हुआ था। हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद एंड मेवात। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ जो है मित्र राजस्थान के 2 जिले बनाते हैं सीमा। भरतपुर सर्वाधिक बनाते हैं और धौलपुर न्यूनतम बनाता है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं मथुरा व आगरा। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 1600 किलोमीटर की सीमा साझा होती हैं। 10 जिले जो राजस्थान के, 10 जिले मध्य प्रदेश के। यहाँ पर एक अच्छी बात है, जितने जिले राजस्थान से उतने जिले अन्य राज्यों के हैं। तो कौन से जिले हैं? धौलपुर हैं, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बांरा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। डूंगरपुर में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डूंगरपुर भी जो है सीमा साझा करता है एमपी से, तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और कोई ऐसा जिला जो किसी अन्य के साथ सीमा साझा करता है, जो राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हमारा झालावाड़ ही है, ठीक है। तथा भीलवाड़ा जो है न्यूनतम सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के मित्रों 10 जिले आ जाते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर, अगरमालवा, मुरैना, ये आते हैं। राजस्थान के 2 जिले मित्रों कोटा विखंडित जिला व चित्तौड़गढ़, ये 2 बार सीमा साझा करते हैं। तो कोटा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा, और चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 2 बार जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। गुजरात की हम बात करें तो 1022 किलोमीटर सीमा साझा होती हैं। 6 जिले जो हैं गुजरात के, 6 ही राजस्थान के। एंड राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर आते हैं। और गुजरात की हम बात करें तो दाहोद, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर या महिसागर एंड कचकरण। और गुजरात के साथ मित्रों उदयपुर सर्वाधिक सीमा साझा करता है, बाड़मेर न्यूनतम। और राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित मित्रों कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में है। राजस्थान के 25 जिले मित्रों सीमावर्ती हैं, ठीक है। 25 जिले सीमावर्ती हैं, जिनमें से जो है 23 जिले जो है मित्रों अंतर्राज्यीय सीमावर्ती हैं। और 25 में से 2 जिले जो हैं जैसलमेर और हमारा बीकानेर, ये 2 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और 25 में से 23 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करते हैं। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले कितने हैं मित्रों? तो वो केवल 21 हैं। और राजस्थान के 4 ऐसे जिले मित्रों जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ की हम बात करें तो पंजाब हरियाणा दोनों के साथ होता है। भरतपुर की हम बात करें तो हरियाणा, ये यूपी के साथ होता है। एंड धौलपुर की हम बात करें यूपी और एमपी। और बांसवाड़ा की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और गुजरात। बांसवाड़ा और डूंगरपुर गंगानगर की हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। गंगानगर की हम बात करें तो पाकिस्तान में पंजाब, एंड बाड़मेर की हम बात करें तो पाकिस्तान व गुजरात। आगे देखिए, राजस्थान के 2 जिले मित्रों जो बीकानेर व जैसलमेर, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। राजस्थान के अंत्यवर्ती जिले कौन कौन से हैं? 8 ऐसे जिले हैं जो कोई भी सीमा साझा नहीं करते, चाहे वो अंतर्राज्यीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं आप खुद ही देख लीजिए मैप में। तो सबसे पहले तो हमारा प्यारा नागौर, नागौर के पास ही हमारा जोधपुर, नागौर के पास ही हमारा पाली, नागौर के पास ही हमारा अजमेर, नागौर के पास ही हमारा अब नागौर के पास कितने जिले? तो जोधपुर, पाली, अजमेर। तो ये जो है 3 जिले, यानी ये टोटल 4 जिले होंगे, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर। फिर देखिए पाली के नीचे जो हमारा राजसमंद, राजसमंद के ऊपर जो हमारा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नज़दीक हमारा बूंदी, अजमेर के नज़दीक हमारा टोंक। तो ये कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8। तो ये 8 जिले जो हैं अंत्यवर्ती हैं,
ये किसी भी जो है हमारे किसी भी राज्य के साथ या देश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते हैं। तो 8 जिले कौन कौन से? पाली, नागौर, अजमेर, जोधपुर, टोंक, दौसा, राजसमंद व बूंदी। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर भीलवाड़ा नहीं, दौसा, दौसा, ठीक है, दौसा। पाली जिला जो है राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों व नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है पाली है। तो ये पाली किन किन जिलों से सीमा बनाता है और सर्वाधिक बनाते हैं, यानी पाली अकेला ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ जो सीमा साझा करते हैं। नागौर पाली के साथ देखिए नागौर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, ये 4 जिले हो गए। उदयपुर, राजसमंद एंड भीलवाड़ा एंड अजमेर, ये 4 जिले। तो 8 जिले जो हैं हमारे जो है पाली के साथ सीमा बनाते हैं एंड नागौर के साथ 7 जिले। नागौर मित्रों सर्वाधिक संभागीय मुख्यालय से जो है सीमा बनाता है। तो नागौर हम देखेंगे हमारे 7 संभाग हैं और उन संभागों में जो है हमारा जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग में नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर आते हैं 4 जिले। तो नागौर जो है 4 संभागों के साथ सीमा साझा करता है, 4 मुख्यालयों से, संभागीय मुख्यालयों से सीमा बनाता है। राजस्थान में मित्रों चित्तौड़गढ़ के बाद अजमेर जो है विखंडित जिला है। अजमेर में आपको पता है कि एक ऐसा एरिया है जो हमारा पाली में है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो जो हमारा हमारा जो चित्तौड़गढ़ है वो एक तरीके से विखंडित है। तो चित्तौड़गढ़ के बाद अजमेर जो है विखंडित जिला है। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान के संभाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 7 संभाग हैं हमारे राजस्थान में वर्तमान में, और 7 संभागों की हम बात करें इसका भी अपना इतिहास है। तो जब हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था उस समय, और फिर जब हमारा राजस्थान बनता है, ठीक है, तो जब हमारा राजस्थान बनता है तो उस समय जो है 5 संभाग ही होते हैं। उसके बाद हमारा जो है अजमेर मिलता है 1 नवंबर 1956 को, एंड उसके बाद फिर जो है मित्रों 1962 को जो हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं ये जो है संभागीय व्यवस्था को बंद कर देते हैं। फिर 1987 को जो है हरिदेव जोशी जी आते हैं और ये संभागीय व्यवस्था को शुरू करते हैं और अजमेर को जो है 6ठा संभाग बनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को जो है अजमेर शामिल किया जाता है। उससे पहले 26 जनवरी 1950 तक जो है हमारे 5 संभाग बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1 नवंबर 1956 को अजमेर आता है और अजमेर को जो है जयपुर के साथ सम्मिलित कर दिया जाता है। एंड उसके बाद मित्रों 1962 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी बंद कर देते हैं इस संभाग की व्यवस्था को। उसके बाद फिर से 1987 में हरदेव जोशी जो है इस व्यवस्था को शुरुआत करते हैं एंड अजमेर को जो है यहाँ पर 6ठा संभाग बना देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमारे जो 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो जयपुर संभाग हैं, जोधपुर हैं, बीकानेर हैं, अजमेर हैं एंड उदयपुर, कोटा एंड भरतपुर है, ठीक है। तो ये हमारे 7 संभाग हैं। तो जयपुर की हम बात करें मित्रों तो जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले हैं। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। जयपुर दौसा तो साथ में आते ही आते हैं, और सीकर, झुंझुनू और अलवर ये जो है जयपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर संभाग की हम बात करें तो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर आ जाएगा और चूरू आ जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएगा। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। अजमेर की हम बात करें तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक आ जाते हैं। उदयपुर संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, तो ये हमारे जो हैं जिले आ जाते हैं। तो उदयपुर में कौन कौन से जिले? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। कोटा की हम बात करें मित्रों तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। भरतपुर संभाग की हम बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर संभाग की हम बात करें मित्रों तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनघनत्व आपको पता है कि 595 वगैरह ये जयपुर के जो है जनघनत्व हैं। और फिर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या पर निवास करती है, सर्वाधिक साक्षरता है इस संभाग की, और राज्य का उत्तर पूर्वी संभाग है। जोधपुर की हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हैं, बड़े बड़े जो जिले इसमें सम्मिलित हैं। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होगी। कम साक्षरता है क्योंकि जालोर वगैरह इसमें सम्मिलित हैं, और राज्य का पश्चिमी संभाग है क्योंकि जैसलमेर इसमें सम्मिलित है। बीकानेर संभाग की हम बात करें तो अनुसूचित जाति यहाँ पर सर्वाधिक रहती हैं क्योंकि गंगानगर है इसमें, बीकानेर है, और कम जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति भी निवास करती है क्योंकि यहाँ पर बीकानेर वगैरह है।
अजमेर की हम बात करें तो मध्यवर्ती संभाग है, क्योंकि नागौर अजमेर ये बीच में आते हैं राजस्थान के, और सभी संभागों से ये सीमा बनाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, बीच में होने का मतलब ये है, सभी संभागों के साथ सीमा बनाएंगे। उदयपुर है, तो यहाँ उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं, यस। एंड सर्वाधिक लिंगानुपात है, क्योंकि यहाँ पर डूंगरपुर, राजमंद वगैरह हैं और बांसवाड़ा है। तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति में अक्सर लिंगानुपात अधिक ही होता है। दक्षिण संभाग है हमारा, क्योंकि बांसवाड़ा है इसमें सम्मिलित। कोटा की हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या है इसकी। सर्वाधिक नदियां हैं, हाड़ौती में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, और राज्य का दक्षिण पूर्वी संभाग है, क्योंकि हाड़ौती हैं। भरतपुर की हम बात करें तो न्यूनतम क्षेत्रफल है। भरतपुर, करौली, धौलपुर ये सबसे छोटे छोटे जिले ही हैं हमारे, धौलपुर, ठीक है। एंड राज्य का पूर्वी संभाग है, क्योंकि इसमें भरतपुर है। राज्य का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है। वह सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। सबसे कम नदियों वाला बीकानेर है, क्योंकि बीकानेर, चूरू वगैरह में नदियाँ प्रवाहित होती ही नहीं है। तो ये बातें आपको संभाग में ध्यान रखनी है। नवीनतम संभाग कौन सा है, तो छठा संभाग तो अजमेर है। नवीनतम संभाग भरतपुर है, जो हमारा 4 जून 2005 को बनता है। उस समय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री होते हैं। अगली हम बात करते हैं मित्रों राजस्थान के जिलों की। तो कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। 33 जिले हैं हमारे। और जिले की हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर 25 जिले हमारे होते हैं जब हमारे राजस्थान को वैधानिक मान्यता मिलती है 26 जनवरी 1950 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर सम्मिलित होता है और 26वां जिला बनाया जाता है। 27वें जिले की हम बात करें मित्रों तो 1982 में धौलपुर बनता है 15 अप्रैल को। फिर 1991 में 12, दौसा, राजमंद ये जो है 3 जिले बनाए जाते हैं। फिर 94 में जो है हनुमानगढ़ बनता है, और फिर 97 में करौली, और फिर जो है 2008 में प्रतापगढ़। तो राजस्थान में जो है 33 जिले हैं। सबसे नवीन जिला प्रतापगढ़ है। इसके निर्माण के लिए परमेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था, और अभी भी जो है हमारी कमेटी बनी हुई है, राम लुभाया कमेटी, कि भाई जिले कौन से बनाए जाने चाहिए। प्रतापगढ़ के निर्माण के लिए 3 जिलों का विखंडन किया गया था। दारियाबाद को उदयपुर से लिया गया था, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनौद को चित्तौड़गढ़ से लिया गया था, और पीपलखूंट जो है बांसवाड़ा से लिया गया था। पीपलखूंट और दारियाबाद उदयपुर से, और बाकी सारे जो है छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़, ये सब जगह फेमस है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकीकरण के समय सबसे अंत में जो है सम्मिलित होने वाला जिला अजमेर था, जिसे 26वें जिले के रूप में मान्यता मिली थी। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला धौलपुर बनता है। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का गठन किया जाता है। 12 कोटा जिले से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस जिले से बन रहा है। तो 12 जो है मित्रों ये कोटा से बनाया जाता है, और दौसा जो है जयपुर से विखंडित करके, और राजमंद जो है मित्रों उदयपुर से बनाया जाता है। और राजमंद आपको पता है कि ये यहाँ पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। ये जो है एक तरीके से राजमंद एक झील है, ठीक है। राजमंद एक झील है। इकतीसवां जिला जो है मित्रों वो हमारा हनुमानगढ़ है 1994 को, 12 जुलाई 1994। और 32वां जिला करौली है 19 जुलाई 1997। एंड 33वां जिला 26 जनवरी 2008। राजस्थान के जिलों की आकृतियाँ भी देख लीजिए मित्रों। दौसा की हम बात करें तो ये धनुषाकार है। सीकर की हम बात करें तो प्याले नुमा है या अर्धचंद्राकार है। भीलवाड़ा की हम बात करें तो आयताकार है। अजमेर त्रिभुजाकार है। टोंक पतंगाकार है। चित्तौड़गढ़ ये घोड़े की नाल के समान है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है। एंड धौलपुर ये हमारे जो है बत्तख के समान, सॉरी धौलपुर यहाँ पर करौली और धौलपुर दोनों बत्तख के समान है। जैसलमेर की बात करें तो अनियमित बहुभुजाकार है। जोधपुर मयूराकार है। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए सीकर ये आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा ना, ये तो ये इस प्रकार का प्याला ही होता है या अर्धचंद्राकार होता है, चांदी होता है ऐसा, ठीक है। एंड ये देखिए आप करौली देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार की, ठीक है। इधर मुख वगैरह होगा तो ये बत्तखाकार है हमारा। एंड धौलपुर को पता नहीं क्यों बत्तखाकार कहते हैं, लेकिन कोई नहीं, मान लीजिए। एंड अजमेर आपके देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार का त्रिभुजाकार है हमारा, ठीक है। राजमंद भी है, तिलकाकार है, इसको तिलकाकार कहते हैं राजमंद को। भीलवाड़ा लगभग जो है आयताकार मिलेगा आपको। यहाँ पर कोना, यहाँ पर कोना, यहाँ पर कोना है, और यहाँ पर कोना मिला दीजिए तो बन जाएगा आयत। टोंक आपको देख पा रहे होंगे, टोंक इस प्रकार का। एंड ये देखिए टोंक की आकृति क्या थी। यहाँ पर टोंक की आकृति की हम बात करें तो पतंगाकार इसको माना जाता है, और मेरे हिसाब से ये वर्गाकार होना चाहिए, और ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको पतंगाकार यहाँ पर टोंक को माना जाता है। एंड अगली हम बात करें तो कौन सा जिला था, उदयपुर। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान, इस प्रकार का हमारा कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
इस प्रकार का, तो ये उदयपुर जो है उसके समान दिखाई देता है। जोधपुर जो है कुछ मयूराकार है हमारा, ठीक है। अब पता नहीं इसको मयूराकार क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं लगता। एंड जैसलमेर की हम बात करें तो अनियमित बहुभुजाकार है, देखिए ये इस प्रकार अनियमित बहुभुजाकार है। तो ये जो है इस प्रकार हमें आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड हनुमानगढ़ की हम बात करें तो ये जब लगभग एल आकार का दिखाई देता है हनुमानगढ़, डब्लू भी दिखाई देता है लेकिन एल आकार का भी दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो ये जो है आपको घोड़े की नाल के समान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार की होते हैं घोड़े की नाल, तो ये आपको इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ आकृति वगैरह थी। अगला हमारा जो है टॉपिक हम लेंगे भौगोलिक विशेषता, ये भी हम पढ़ लेते हैं मित्रों, ठीक है। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम अगले क्लास में देखेंगे। ये मुझे लगता है कि उस समय देख लेंगे हम, ठीक है। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो 2 घंटे की लगभग क्लास होगी, तो उसमें हम सम्मिलित कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इस क्लास की PDF आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।